अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो सीएसएस केमिस्ट्री का पेपर 2 है उसको डिस्कस करूंगी। जो सीएसएस केमिस्ट्री के पेपर 1 थे उनको मैंने जो डिफरेंट ईयर्स के पेपर्स थे उनको एक ही वीडियो में शेयर किया था। अनलाइक दैट इस वीडियो में जो आपके पास पेपर 2 की सीरीज है उसको मैं ईयर वाइज आपको वीडियोस बना के शेयर करूंगी आपके साथ। तो आज की जो वीडियो है वो टारगेट करेगी सीएसएस केमिस्ट्री के पेपर 2 को। ठीक है। और ईयर होगा 22। ठीक है। तो 2022 का जो पेपर है उसके हम क्वेश्चंस देखते हैं और वन बाय वन उनके आंसर्स को डिस्कस करते जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन 2 है, इसमें मैं आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस नहीं करूंगी, इसमें सिर्फ मैं आपके साथ सब्जेक्टिव पोर्शन डिस्कस करूंगी। और इस बात को आपने जहन में रखना है कि ये आपके पास अल्टीमेट आंसर्स नहीं है। जो मैंने आपके साथ पहले पेपर 1 की वीडियो भी शेयर की थी, आपके पास डिफरेंट आंसर्स। फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपके साथ यहाँ पर एरोमेटिसिटी की कोई डेफिनेशन शेयर की है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एग्जैक्टली वही वर्ड्स कॉपी करने हैं। ये जस्ट एक मेथड है कि अच्छा इसके जो राइट आंसर्स हैं वो ये हो सकते हैं। ये इसका एब्सोल्यूट सॉल्वर नहीं है, बल्कि ये आपको प्रेपरेशन में हेल्प करेगा। ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले आपके पास जो सीएसएस केमिस्ट्री के पेपर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का जो पेपर है, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास बेसिकली 7 to 8 क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का, वो एमसीक्यूज होते हैं और वो कंपल्सरी होते हैं। आप एमसीक्यूज को चॉइस पे स्किप नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक हो सकते हैं, या उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक हो सकते हैं। ठीक है। यानी कि आपको 6 या 7 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है। क्योंकि आपने पहला जो क्वेश्चन था 20 मार्क्स का एमसीक्यूज को कर लिया, उसके बाद आपने ऑल टुगेदर 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव में से तो जो टोटल आपके आंसर्स बनेंगे वो 5 बनते हैं। ठीक है। तो दो या बाज दफा एक क्वेश्चन चॉइस पे होता है। तो हम देखते हैं जो हमारे पास 2022 का पेपर था उसमें क्या क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो बहुत सिंपल और बहुत एक प्रिडिक्टेबल सा क्वेश्चन आया है। उसमें है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव सुटेबल एग्जांपल्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर मैं डिस्कस करूं, ये आपके पास जो पेपर 2 है उसमें मोस्टली फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है। उसमें या तो आपके पास 2 2 मार्क्स की 10 डेफिनेशंस आ जाती हैं, या आपके पास 4 4 मार्क्स के 5 पार्ट्स आ जाते हैं, या 5 5 मार्क्स के 4 पार्ट्स आ जाते हैं। इस केस में आपके पास 4 4 मार्क्स के 5 पार्ट्स आए हैं। इसमें जो आपके पास पहला क्वेश्चन है उसमें उसने कहा डिफाइन एरोमेटिसिटी एंड उसमें एरोमेटिसिटी है। ठीक है। इस केस में चूंकि ये 4 मार्क्स के, आपने बहुत छोटी डेफिनेशन नहीं लिखनी, आपने थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करना, एग्जांपल्स देनी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास जो है जो मैंने आपके साथ एक डेफिनेशन शेयर की है उसमें इसने आपको बताया कि एरोमेटिसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेटेड साइक्लोएल्कीन्स। ठीक है। in which stabilization of the molecule is enhanced due to ability of electrons in the pi orbital to delocalize. This act as a framework to create a planar molecule। ठीक है। इसमें उसके बाद इसने जो जनरल रिक्वायरमेंट्स है वो डिस्कस किए हैं। और बेंजीन की यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है, आप और एग्जांपल्स भी दे सकते हो। एरोमेटिसिटी की बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती है। ठीक है। आप प्रेफरेबली 2 एग्जांपल्स तो जरूर दिया करो। ठीक है। इसमें अब फॉर एग्जांपल ये एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन है, इसमें आप एंटी एरोमेटिक वगैरह का भी बता सकते हो अगर बताना चाहो, लेकिन आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट इस तरह करना है कि आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो टाइम है वो कंप्रोमाइज ना हो। ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी जो आंसर दिया गया है वो थोड़ा सा लंबा है, आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो उसने आपसे डेफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ पूछी है वो कंजुकेशन की है। ठीक है। कंजुकेशन की आप डेफिनेशन बताओगे, उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करोगे, और उसके बाद जो है इसकी आपने एग्जांपल्स देनी होगी। ठीक है। यहाँ पर इसने यहाँ पर जो एग्जांपल्स दी गई हैं उसमें आइसोलेटेड, क्योंकि यहाँ पर जब इलेबोरेट किया जा रहा था कंजुकेशन को, तो उसमें कंजुकेशन को आइसोलेशन और जो है से डिफरेंशिएट करने के लिए
बताया गया है कि आइसोलेटेड सिस्टम के केस में क्या होता है, आपके पास इसके अलावा क्यूमुलेटेड सिस्टम भी होता है, उसको यहाँ पर इलेबोरेट नहीं किया गया। अ, और कंजुगेटेड सिस्टम कैसे होता है, जहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, तो आपने उसको एग्जांपल्स के साथ इलेबोरेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो इंडक्टिव इफेक्ट है। अगेन इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन वगैरह दी गई है अलोंग विद एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा इलेबोरेट आंसर दिया गया है, आपको 4 मार्क्स के लिए इतना इलेबोरेट आंसर नहीं देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो नोट्स हैं उनमें इलेबोरेट आंसर्स इसलिए इंक्लूड किए हैं कि अगर कोई स्टूडेंट इन नोट्स को प्रेपरेशन के लिए यूज करता है, तो अगर अगर फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो वो इन्हीं नोट्स को पढ़ के इजीली 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है इंडक्टिव इफेक्ट को बहुत ज्यादा इलाबरेट किया गया यहाँ पे। उसके बाद है इमीन एनामीन टेटोमरिज्म। ठीक है, उसका उसकी डेफिनेशन बताई गई है, एग्जाम्पल बताई गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अलॉन्ग विद एग्जाम्पल। अब इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, जब आपने उसको इलेबरेट करना है, तो आप वाटर के अलावा और एग्जांपल्स भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसने हाइड्रोजन फ्लोराइड और अमोनिया की एग्जांपल दी, आप बता सकते हो कि लोन पेयर्स का इसमें क्या रोल है, हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्डेड होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, उसके बाद ये हो गया आपके पास, ये था क्वेश्चन 2। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 जो है इसके 2 पार्ट्स है। जो पहला पार्ट है उसमें इसने अल्कीन्स और एल्डिहाइड्स के प्रेपरेशन, नहीं, जो आपके पास क्वेश्चन 3 है यहाँ पर उसका एक ही पार्ट है। ठीक है, उसने दिया आपको एक ही पार्ट में हुआ है, लेकिन उसमें फर्दर सिंगल क्वेश्चन में ही उसने फर्दर पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपने ये बात जहन में रखनी है कि जहां पर आपके पास 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, और अपेरेंटली आपको लग रहा है कि उसके पार्ट्स नहीं है, लेकिन बेसिकली उसके भी पार्ट्स होते हैं। अगर अब मैं इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करूं, तो इससे क्या है, राइट डाउन प्रेपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन्स एंड एल्डिहाइड्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने काफी ज्यादा इलेबोरेट करके अल्केन्स के प्रेपरेशन मेथड लिख दिए, लेकिन आपने एल्डिहाइड्स के नहीं लिखे, तो आपको ऑब्वियसली मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक पोर्शन होगा अल्केन्स के प्रेपरेशन मेथड्स का, उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो 6 मार्क्स हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपने एल्डिहाइड्स के नहीं लिखे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आल्सो गिव स्पेसिफिक एग्जांपल of addition reactions of alkenes with special reference to Markovnikov's rule and anti-Markovnikov's rule। ठीक है, तो ये आपके पास, अगर हम प्रेपरेशन मेथड्स की बात करें तो डिफरेंट प्रेपरेशन मेथड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके पास अल्कीन्स अल्काइंस हैं उनके अक्रॉस जब हाइड्रोजनेशन होती है तो आपके पास अल्केन्स बनते हैं। यहाँ पर इसने एग्जांपल दी है इथीन से इथेन बनने की। ठीक है, उसके बाद आप जो है अल्काइल हैलाइड से इनकी प्रेपरेशन है। अल्काइल हैलाइड से दो तरीके से हो सकती है। एक ऐसा होता है कि आपके पास जो है अल्काइल हैलाइड्स की आप, अब जब आप अल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहे हो, उसने अल्काइल हैलाइड्स को जब डिस्कस किया उसने बताया कि फ्लोराइड्स के साथ नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो है जो आपके पास आयोडाइड्स है, क्लोराइड्स है, ब्रोमाइड्स है, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें आप उसकी रिडक्शन करते हो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और आपके पास जो रिजल्टेंटली बन जाते हैं वो अल्केन्स होते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है आपके पास वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के केस में क्या होता है कि आपके पास जो अल्काइल हैलाइड्स है उनको आप ट्रीट करते हो सोडियम के साथ ड्राई ईथर में। ठीक है, और उसके रिजल्ट में आपके पास जो हाई मोलिकुलर मास अल्केन्स होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड से इसकी प्रिपरेशन डिस्कस की गई है। आपके पास कॉल्ब्स मेथड है। ठीक है, जिसमें जो बेसिकली जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, अब ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए 4 मेथड्स हैं, मोस्टली जो आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स है उनमें यही दिए गए होते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लिखना चाहो तो कोई हर्ज नहीं। उसके बाद हम आते हैं एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन की तरफ। सबसे पहले आपके पास एल्डिहाइड्स जो है वो प्रिपेयर होते हैं अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से। ठीक है, अल्कोहल्स की से जब की ऑक्सीडेशन होती है वहां पर आपको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर इस केस में इसने पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज किया है, या कि MnO4 आप यूज कर सकते हो, और आपके पास जो एल्डिहाइड्स हैं जो अल्कोहल्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं एल्डिहाइड्स में। ठीक है,
जो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल्स है ना वो एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होते हैं। फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो क्या आपकी फाइनल प्रोडक्ट होगी। अच्छा, जब आपके पास ये जो आपके पास एल्डिहाइड्स है इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन भी हो सकती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स वगैरह में, तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपके पास जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा हो जो जाके जो है एल्डिहाइड पे स्टॉप कर दे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी होती है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से आपके पास एल्डिहाइड हाइड्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मेथड्स डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू भी आपके पास बनते हैं, उसका एक स्पेसिफिक मेथड होता है। ठीक है, वहां पर आपके पास जो है अ, सबसे पहले आप जो आपकी जो भी अल्कीन है उसको आप रिएक्ट कराते हो ओजोन के मॉलिक्यूल से, जिसके रिजल्ट में आपके पास एक इंटरमीडिएट बनता है। ये इंटरमीडिएट जो है ओजोनाइट कहलाता है। ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये अपनी रीअरेंजमेंट करता है। ठीक है, और उसको आप जब इस ओजोनाइट को रिएक्ट करवाते हो जिंक के साथ, ठीक है, जो आपके पास एज अ कैटलिस्ट इसमें जो है एक्ट कर रहा होता है, उसके साथ जब आप उसको रिएक्ट कराते हो तो आपके पास जो है एल्डिहाइड्स या कीटोन्स बनते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने जो स्टार्टिंग हाइड्रोकार्बन लिया था वो क्या था। ठीक है, एसाइल क्लोराइड के साथ भी अगर आप रिएक्ट कराते हो तो आपके पास जो है एसाइल क्लोराइड से भी आपके पास एल्डिहाइड्स बनते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये रोजमेंट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अब ये जो आपके पास नेम रिएक्शंस हैं इनकी भी आप अपने पास एक लिस्ट बना लो, क्योंकि बाज दफा आपके पास डायरेक्ट नेम रिएक्शंस भी आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो नाइट्राइल्स और एस्टर्स हैं उनसे भी आपके पास जो है एल्डिहाइड्स बनते हैं। ठीक है, उनके रिएक्शन से भी यहाँ पर काफी सारे मेथड्स दिए गए हैं, आप इन मेथड्स की डिटेल देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद मार्कोनिकल्स रूल है। मार्कोनिकल्स रूल यहाँ पे मैं आपको एज सच इलेबोरेट नहीं करूंगी, लेकिन बेसिकली जब आपके पास एक ऐसा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है जहाँ पे आइदर साइड पे हाइड्रोजन ऐड हो सकता है। ठीक है, आपके पास कोई भी हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग स्पीशी ऐड हो रही थी, फॉर एग्जांपल आपके पास इनऑर्गेनिक एसिड ऐड हो रहा है जिसमें से एक साइड पे हाइड्रोजन ऐड होना है और एक साइड पे आपके पास जो आपका हेलो मॉलिक्यूल हेलो एटम है, ठीक है, जो भी हेलोजन है उसने ऐड होना है। तो किस साइड पे हाइड्रोजन ऐड होगा, किस साइड पे आपका हेलो एटम ऐड होगा, उसकी जो एडिशन है वो मार्कोनिकल्स रूल फॉलो करती है। ठीक है, और एंटी मार्कोनिकल्स रूल उसके अगेंस्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मार्कोनिकल्स रूल के अकॉर्डिंगली बेसिकली हाइड्रोजन उस साइड पे ऐड होता है जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक साइड पे CH है और एक साइड पे CH2 है, तो आपका हाइड्रोजन उस साइड पे जाएगा जहां पे CH2 है, उसके अक्रॉस ऐड होगा। ठीक है, एंटी मार्कोनिकल रूल उसके ऑपोजिट होता है। नेचुरली जो फॉलो होता है वो मार्कोनिकल रूल फॉलो होता है, लेकिन आप डिफरेंट कैटलिस्ट ऐड करके, अगर आपकी डिजायर्ड प्रोडक्ट ऐसी है जहां पे आप चाहते हो कि हाइड्रोजन वहां पे ऐड हो जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो उस केस में आप डिफरेंट कैटलिस्ट यूज करते हो। तो यहाँ पर आपने मार्कोनिकल रूल एंटी मार्कोनिकल रूल को डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये आपका एक 20 मार्क्स से क्वेश्चन था, क्वेश्चन 3। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 जो है उसके 10-10 मार्क्स के दो पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है वो कहता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम एसिटाइलिन हाउ यू कैन प्रिपेयर वन ऑक्टाइन। ठीक है, अच्छा, अब इस बात को आप जहन में रखें कि इसने बेसिकली आपसे क्या कहा है कि आप जो है जो एसिटाइलिन है उसमें कार्बन लेंथ इंक्रीज करें। ठीक है, अच्छा, अब आप ये कैसे कर सकते हो, उसके डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं। यहाँ पर जो इस पेपर में स्टेप्स डिस्कस किए गए हैं, ठीक है, आप स्टार्ट करोगे एसिटाइलिन से ऑब्वियसली। ठीक है, उसमें सबसे पहले आप उसकी क्या करोगे, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो आपका एसिटाइलिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा विनाइल बोरोनेट में। ठीक है, इस केस में जो बोरेन है वो बोरोनेटिंग एजेंट के यूज तौर पे यूज हो रहा है, और आपके पास जो जनरल रिएक्शन होगा वो इस टाइप का होगा। ठीक है, ये आपके पास विनाइल बोरोनेट का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये आपने ऑब्टेन कर लिया। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि आप जो है ऑक्सीडेशन करोगे इस मॉलिक्यूल की, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट वुड बी एल्कोहल, ठीक है। तो आप बेसिकली अपने विनाइल बोरोनेट की ऑक्सीडेशन करोगे। यहाँ पर इसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के थ्रू इसकी जो है ऑक्सीडेशन की है, और इसने जो आपके पास विनाइल बोरोनेट का मॉलिक्यूल था उसको कॉरिस्पॉन्डिंग एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है हाइड्रोजिनेशन का स्टेप है, ठीक है। आप इसकी नेक्स्ट केस में आपके पास जो आपके पास जो एल्कोहल आप बना था उसकी आप हाइड्रोजिनेशन करोगे, ठीक है। उसके रिजल्टेंटली आपके पास अ, जो रिस्पेक्टिव अल्कीन है वो बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप उस अल्कीन की फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे, ठीक है। आपके पास जब अल्कीन की ऑक्सीडेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, ठीक है, और आप कोई रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एग्जांपल इस केस में उसने डीएमएस यूज किया है, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो अल्के अल्कीन से अल्काइन बन जाएगी, और जो आपके पास कॉरिस्पॉन्डिंग अल्काइन बनेगा उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे एज अल्कीन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे कि इस अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करोगे, ठीक है, और आपके पास अल्कीन बन गई, ठीक है। इसमें आपने लिंडलर्स कैटलिस्ट ऐड किया। अच्छा, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि हमने सिमेट्री का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए आपने जो इसकी अगर आप इसकी हाइड्रोजनेशन लिंडलर्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ना करते तो आपके पास जो रिजल्टेंटली बनती वो अल्कीन के बजाय अल्केन बनता, ठीक है। अब उसके बाद फर्दर चूंकि आपने इसकी चेन लेंथ इंक्रीज करनी है तो आप कपलिंग रिएक्शन करोगे। कपलिंग रिएक्शन के केस में आप क्या करोगे कि कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करोगे, ठीक है, और ताकि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो, ठीक है। उसके रिजल्ट में आपके पास जो है ऑक्टाइन बन जाएगा। अब अगर हम इसके क्वेश्चन के पार्ट 2 को देखें तो इसके पार्ट 2 में उसने आपसे कहा है कि कंडीशंस फॉर कन्वर्जन ऑफ 2 ऑक्टाइन टू 2 ऑक्टीन, ठीक है। अब आपके सिस 2 ऑक्टीन, सॉरी, ठीक है। अब आपने सिमेट्री का भी ध्यान रखना है, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री का ध्यान रखना है बेसिकली। तो अब आप क्या करोगे, आपने कन्वर्ट करना है 2 ऑक्टाइन को सिस 2 ऑक्टीन में, ठीक है। अब इस केस में आपने क्या करना है कि कोई ऐसा रिएजेंट यूज करना है जो अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करे लेकिन इसकी जो सिस कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी मेंटेन रखे, ठीक है। इस केस में आपके पास एक मेथड हो सकता है पार्शियल हाइड्रोजनेशन, जो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया जिसमें आपने लिंडलर्स कैटलिस्ट ऐड किया था, ठीक है। जब आप लिंडलर्स कैटलिस्ट ऐड कर रहे हो, ठीक है, लिंडलर्स कैटलिस्ट बेसिकली आपके पास क्या होता है, पैलेडियम मेटल होती है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट पे, ठीक है, या बेरियम सल्फेट पे। उसके रिजल्ट में जो आपके पास कन्वर्जन हो रही है उसमें आपके पास जो प्रोडक्ट बन रही है दैट वुड बी सिस 2 ऑक्टीन। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने आपसे कहा है राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ योर चॉइस फॉर ऑल द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स with molecular formula C4H6. Also explains cis, trans, EZ, sen and anti-geometrical isomerism, ठीक है। अब आपके पास जो इस फॉर्मूले के साथ है उसमें आपके पास 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या आपके पास जो है 1 कार्बन डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या आपके पास 1 कार्बन डबल बॉन्ड हो सकते हैं और 1 साइक्लोअल्केन हो सकते हैं, 2 साइक्लिक रिंग हो सकती है, ठीक है। अगर इस बेसिस पे हम देखें तो आपके पास C4H6 मॉलिक्यूल के
सारे आप पॉसिबल आइसोमर्स डिस्कस करो तो वो ये हो सकते हैं। ये ओपन चेन है आपके पास, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, ये आपके पास साइक्लिक है, ये आपके पास बाईसाइक्लिक है। तो ये इसके सारे पॉसिबल आइसोमर्स है। टोटल जो इसके आइसोमर्स हैं वो 9 होंगे, ठीक है। ये आपके पास जो ओपन चेन डबल बॉन्ड के साथ हैं वो 2 होंगे, ट्रिपल के साथ 2 होंगे, साइक्लो 4 होंगे और बाईसाइक्लो जो है 1 होगा। ये क्वेश्चन आपके पास 20 मार्क्स का था। इस केस में आपने जो है ना सिर्फ ये आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, बल्कि आपने ये जो सारी इसने टाइप्स पूछी हैं, फॉर एग्जांपल इसने कहा है आप बताएं सिस आइसोमर्स क्या होते हैं, ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं, ईजेड कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है, सिन एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होते हैं। तो उन सब की डेफिनेशंस भी लिखनी है जो कि नोट्स में लिखी गई है। ये इजीली आपको नेट से मिल जाएंगी, अदरवाइज आप इस वीडियो को पॉज करके भी ये डेफिनेशंस नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपसे कहते हैं कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन मिथाइल अल्कोहल, एक्सप्लेन इन डिटेल, आल्सो ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फेनोक्साइड आयन। ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जो फिनोल है वो एक तो आपके पास फिनोल के केस में आपके पास क्या होता है कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है ओवर बेंजीन रिंग, ठीक है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि वो मिथाइल अल्कोहल के कंपैरिजन में जो आपके पास मेथनॉल है CH3OH, उसके कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होता है। अब चीज वो एसिडिक होती है जो इजीली अपना प्रोटॉन लूज कर सके, ठीक है। फिनोल जो है वो ज्यादा एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि जब वो अपना प्रोटॉन लूज कर देते हैं और उसके रिजल्ट में जो फेनोक्साइड आयन बनता है वो बेसिकली वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ठीक है, उसके ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमें पता है कि जिसके जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे वो चीज उतनी ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। तो चूंकि फिनोल प्रोटॉन लूज करने के बाद एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए वो ज्यादा एसिडिक होता है, इसलिए वो इजिली अपना प्रोटॉन लूज करता है। दूसरी तरफ अगर हम मिथाइल अल्कोहल को देखें तो वो अपना प्रोटॉन लूज करके मेथोक्साइड आयन बनाएगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता, ठीक है, उसका कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इस वजह से वो जो है ज्यादा एसिडिक नहीं होता, ठीक है। तो इसी चीज को इन नोट्स में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे फेनोक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी बनाए गए हैं, ठीक है। लेकिन आप मेथोक्साइड आयन के केस में देखो तो कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं है एज सच, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। उसके बाद एक बड़ा अनयूजुअल क्वेश्चन है 2022 के पेपर में। अगर आप बाकी केमिस्ट्री के पेपर्स देखो तो वहां पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वहां पे आपको आईआर से स्ट्रक्चर्स डिफरेंशिएट करने के लिए वो देगा, लेकिन इस पेपर में इसने आपको कहा है इंस्ट्रूमेंटेशन एक्सप्लेन करें आईआर स्पेक्ट्रोमीटर की, ठीक है। तो यहाँ पर आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस हुई है, जहाँ पे आपने उसको उसके डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करने हैं। बेसिकली आपके पास यहाँ पे जो आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसमें एक रेडिएशन सोर्स होता है, ठीक है, सैंपल सेल्स होते हैं, मोनोक्रोमेटर्स होते हैं, डिटेक्टर और रिकॉर्डर होता है। फिर इनको वन बाय वन डिस्कस किया गया है कि आपके पास क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो सैंपल सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, सैंपल्स कैसे होते हैं, मोनोक्रोमेटर्स आप कौन से यूज कर सकते हो, डिटेक्टर्स कौन से हो सकते हैं, रिकॉर्डर कौन से हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में ना सिर्फ आपने इन चीजों को एक्सप्लेन करना है बल्कि लाजमी तौर पे उसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसकी इस किस्म की डायग्राम का बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। क्वेश्चन जो पेपर्स करने का एक तरीका है उसमें भी जब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ तो उसमें भी मैं आपसे ये पॉइंट डिस्कस करती हूँ कि आप जो है अपने पेपर को बाकी पेपर से यूनिक इसी तरह बना सकते हो, ठीक है।
जो आपका पेपर करने का तरीका है। आप फॉर एग्जांपल आपने सारी ये चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की, लेकिन अगर आपने फिगर नहीं बनाया तो ऑटोमेटिकली आपका इम्पैक्ट, आपके क्वेश्चन का इम्पैक्ट जो है वो कम होगा। तो आप बेशक आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी ना हो, लेकिन आप इस तरह की एक स्कीमेटिक से डायग्राम बना देते हो तो एग्जामिनर के लिए भी इजी होता है, उसको भी समझ आती है कि आपने क्वेश्चन को पिक किए, आपने क्वेश्चन को उसके लिए इजी बना के प्रेजेंट किया। ठीक है, तो आपने जरूर जो है जिस क्वेश्चन में भी, जिस भी क्वेश्चन में डायग्राम का मार्जिन हो आपने जरूर बनाना है। ठीक है, इसके पार्ट 2 को देखें तो उसने प्रिंसिपल्स आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के डिस्कस करनी है। ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बेसिकली उसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस इन्वॉल्व होती हैं, और उसमें जो वाइब्रेशंस है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस है, उसकी बेस पे जो है आप फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेक्ट करते हो। तो वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस हुई हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एनएमआर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, एनएमआर से रिलेटेड क्वेश्चन जो इसमें क्वेश्चन 8 है वो है व्हाट इज केमिकल शिफ्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो एनएमआर होती है, ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, उसमें अ, आप एक जो है एक केमिकल यूज करते हो। ठीक है, टेट्रामिथाइलसिलेन। ठीक है, वो एज अ स्टैंडर्ड यूज होता है। उसकी जो आपने केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो 0 पे सेट होती है। उसके रेफरेंस से अब जितना जो है जिस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होता जाएगा वो से उतना फार अवे होगा। ठीक है, तो जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो आप पीपीएम में जो है वो नोट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर केमिकल शिफ्ट को आपने पहले डिस्कस करना है, उसके बाद आपने फैक्टर्स को डिस्कस करना है जो कि केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करते हैं। उसमें आपके पास एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है, इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट आ जाता है, रिंग करंट्स आ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जो आपके कार्बन एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ जाती है। फिर आप जो सॉल्वेंट यूज कर रहे होते हो वो भी केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करते हैं। स्टैटिक इफेक्ट होते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो होते हैं वो होते हैं, टेम्परेचर होता है, आइसोटोपिक इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी जो है फिर बहुत अनयूजुअल एनएमआर की जो है इंस्ट्रूमेंटेशन, उसको डिस्कस करना है आपने। ठीक है, तो अगेन इसमें भी आपने डायग्राम जरूर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सीएसएस केमिस्ट्री का पेपर था, जो आपके पास पेपर 2 है ईयर 22 का। इंशाल्लाह इसके बाद फर्दर में आपके पास जो बाकी ईयर्स हैं उसके पेपर्स भी ऐड करते जाएंगे।